हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पाटिया के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक है इंटर स्टेट काउंसिल। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंटर स्टेट काउंसिल है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं, और ये काम क्या करता है, इन सभी चीजों के बारे में आज का हमारा चैप्टर। देखिए, सबसे पहली बात आइए जानते हैं कि इसका प्रावधान क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑफ कोर्स ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी तो है, लेकिन नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। यानी कि जिस तरीके से हम यूपीएससी या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो है लेकिन ये परमानेंट बॉडीज है। यानी कि इनके काम जो है वो रोजमर्रा के सरकार को चलाने में, गवर्नमेंट को चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत जरूरी है। लेकिन अब इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो एक एडहॉक बॉडी की तरह काम करता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लेकिन ये जब जब मीट होता है, जब जब इसकी जरूरत होती है या फिर जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरी लगे, तो तब तब जो है इंटर स्टेट काउंसिल को संगठित किया जाता है। तो ये है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लेकिन नॉन परमानेंट बॉडी है। आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। तो आप याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 263। तो इंटर स्टेट काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रावधान दिया गया है, आर्टिकल 263। इट वॉज सेटअप ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सरकार या कमीशन बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन 1990 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत सरकार या कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1988 में इन्होंने अपने रिकमेंडेशन जो है वो दिए हुए थे इंटर स्टेट रिलेशंस को लेकर, सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेकर। तो सरकारिया कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम फिर कभी दूसरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशंस पर आर्टिकल 263 के तहत जो है एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाया गया। It is a recommendatory body on issues relating to interstate, center state and center union territories relation। यानी कि जो बात हम कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में, यानी कि देश को बढ़ने के लिए स्टेट्स को बढ़ना जरूरी है, सेंटर और स्टेट के बीच एक हेल्थी रिलेशन का होना जरूरी है। तो ये इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो उसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच अच्छे हेल्थी रिलेशन रखने के लिए, सेंटर और स्टेट्स के बीच या फिर सेंटर और यूनियन टेरिटरीज के बीच या फिर स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज के बीच एक हेल्थी कंपटीशन हो, एक हेल्थी कोऑपरेशन हो, ताकि इंडिया की ग्रोथ हो। इस तरीके के एक विजन को, मिशन को लेकर आगे जाता है इंटर स्टेट काउंसिल। It aims at promoting coordination between them by examining, discussing and deliberating on such issues। जो कोई भी चीजें आती हैं डिस्कस करने के लिए, इंटर स्टेट काउंसिल जो कोई भी बाधाएं हैं स्टेट के फ्री ट्रेड के रिलेटेड हो, या फिर स्टेट के बीच ट्रांसपोर्टेशन का इशू हो, या फिर रीजनल कनेक्टिविटी का इशू हो, जो कोई भी चीज हो, जो कोई भी डिस्कशन जरूरी है, वो इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो अपने डिस्कशन का एक हिस्सा बनाता है और वहां पर एग्जामिन करता है, डिलीबरेशन करता है उस इश्यूज पर। इट इज नॉट अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यह है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लेकिन परमानेंट नहीं है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इट कैन बी एस्टैब्लिश्ड एट एनी टाइम इफ इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट दैट पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व्ड बाय इट्स एस्टैब्लिशमेंट। जब कभी भी प्रेसिडेंट को जरूरत लगे कि यस वी नीड टू सेटअप एन इंटर स्टेट काउंसिल, तो ही कैन एस्टैब्लिश दैट। ऑफ कोर्स यहाँ पर भी कैबिनेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि उन्हीं के एडवाइस पर प्रेसिडेंट जो है इंटर स्टेट काउंसिल का संगठित करेंगे। तो जब कभी भी पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर या फिर जब कभी भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एक पुश देना हो, या फिर स्टेट्स के बीच तन्हाई बढ़ जाए, तो उसे कम करने के लिए, उस फार रीचिंग डिस्टेंस को कम करने के लिए प्रेसिडेंट जो है इंटर स्टेट काउंसिल को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंक्लूड्स, यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल, हमने ये तो कहा कि एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, लेकिन इसके मेंबर्स कौन है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से होता है। प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन। जाहिर सी बात है कि कंट्री पूरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में चलती है, तो ऑफ कोर्स इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, पूरे स्टेट्स जितने भी हैं उन सभी के चीफ मिनिस्टर्स इस इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर होते हैं। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि दिल्ली और पुदुचेरी, जहां पर हम ये है तो यूनियन टेरिटरीज, लेकिन यहाँ पर लेजिस्लेचर्स हैं उनके, यानी कि वहां पर एमएलएस वगैरह भी होते हैं। डायरेक्ट सेंट्रल का कंट्रोल वहां पर भले ही थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, लेकिन वहां पर भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है वो फुली फंक्शनल करते हैं, तो वहां के चीफ मिनिस्टर्स भी होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप जैसे यूनियन टेरिटरीज जहां पर लेजिस्लेचर्स नहीं है, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी इंटर स्टेट काउंसिल का हिस्सा है। 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो होम मिनिस्टर ऑफ कोर्स तो एक्स ऑफिशियो मेंबर की तरह होंगे ही, लेकिन बाकी के 5 जो सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर किसी को भी जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। डिफेंस हो सकता है, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री हो सकता है, लेबर मिनिस्टर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के पास ये अथॉरिटी दी गई है कि वो अपने मेंबर्स को जो है अनाउंस कर सके या फिर नॉमिनेट कर सके। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पाटिया।